नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग एक कक्षा 9वीं का उपवाचक पाठ रीढ़ की हड्डी। इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 63 हम लोग रीड करेंगे। उपवाचक: मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए नीज महाशय की पीठ नजर आ रही है। वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। ठीक है बच्चों, तो रीढ़ की हड्डी इस लेसन में हमें दिया गया है कि कुछ यानी एक लड़की है जिसे देखने के लड़के वाले आते हैं और उनकी मांगें बहुत ज़्यादा होती है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए लड़के से। ठीक है, तो यही सब यहाँ पर दिया गया है जो हम लोग रीड करेंगे। हम लोग देखेंगे कि वह लड़की उस लड़के को कैसे मुंह तोड़ जवाब देती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 कैरेक्टर है, जहाँ पर एक है बाबू नौकर, ठीक है, और राम स्वरूप मीन्स दिए गए हैं, फिर प्रेमा, रतन। ठीक है बच्चों, ऐसे 4 कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए जो हम लोग रीड करेंगे। बाबू: अबे धीरे धीरे चल, अब तक को उधर मोड़ दे, उधर बस बस। नौकर: बिछा दूँ साहब? बाबू ज़रा तेज़ आवाज़ में: और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर: तख्त बिछाता है, ही। बाबू: हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, यो हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चादर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज बोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा: मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप: धोती? प्रेमा: हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप: क्यों बे रतन, तेरे कानों में डाढ़ लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा: अच्छा, जा बुझिया वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं न, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन: और दरी? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया है कि कोई लड़के वाले आने वाले हैं लड़की को देखने के लिए। तो लड़की की जो माँ और उसके जो पिताजी है वो और उनका नौकर ये सब सजावट में बिजी है ना, जो ठीक तरीके से नया चादर वगैरह बिछा रहे हैं, मेहमानों के लिए गुलदस्ते वगैरह लगा रहे हैं, सब यानी कमरे को ठीक से सजा रहे हैं ताकि जब वो लोग आए तो सब कुछ नीट और क्लीन दिखे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वही बता दिया है, वही यानी वार्तालाप दिया गया है। बाबू मीन्स जो लड़की के पिता है, नौकर जो घर के नौकर है, और प्रेमा जो लड़की की माँ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो लड़का है, जो लड़की के पिताजी उनका नाम राम स्वरूप है, उन्हीं को बाबू कहा गया है, नौकर उन्हें बाबू बुलाता था। ठीक है, और जो माता है उनका नाम प्रेमा है। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, घर नीट कर रहे हैं, कमरा नीट कर रहे हैं, ताकि जब वो लड़की वाले यानी लड़के वाले लड़की को देखने आए तो उन्हें सब कुछ नीट दिखे। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद पेज नंबर 64 पर हम देखेंगे।
प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। रामस्वरूप मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठटोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठीक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में लूट लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा देते। लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो। स्वरूप, बात काटकर, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बात बता दी थी कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, और लड़की के माता पिता जो है वो एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं, क्योंकि लड़की कैसी है, लड़की एकदम सीधी सिंपल है, उसे ज़्यादा यानी संवरने का, है ना, यानी जैसे पाउडर लिपस्टिक ये सब का शौक़ नहीं है। वो बहुत ही सिंपल है और वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो यहाँ पर उसके जो पिताजी वो कह रहे हैं कि उसके पढ़ने यानी इतना पढ़ाई के बारे में उन लड़कों वालों को नहीं पता है। उन लोगों को इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। तो उस पर उसकी जो माता है वो कह रही है कि मैंने तो पहले ही कहा था आपको कि इसे ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, कम पढ़ाए तो ही ये अपने हाथ में रहेंगे, मगर आपने तो मेरी नहीं सुनी। ठीक है, तो यहाँ पर उसके पिताजी कह रहे ठीक है तुम ज़्यादा मत बात करो, क्योंकि हमने तो तय किया था ना कि हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे लड़कों वाले के सामने, ठीक से बात करेंगे। तुम तो अभी से शुरू होगी, मीन्स अभी से तुम लड़की के बारे में सब कुछ उल्टा सीधा बोलने आई हो, है ना। तो यहाँ पर यही सब बताया गया है। तो यहाँ पर उसके जो पिताजी है मीन्स रामस्वरूप है, वो अपनी वाइफ का मजाक उड़ा रहे हैं, उसे यानी बोल रहे हैं कि तुम तो सिर्फ यानी ग्रामाफोन की जैसी हो, मीन्स बजते रहती हो, हमेशा चुप होती ही नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों हंसी मजाक भी कर रहे हैं और लड़के का वेट कर रहे हैं, जो लड़के वाले आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद पेज नंबर 65 पर हम देखेंगे।
प्रेमा, अच्छा पापा मैं न बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लाकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया है। रतन इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो ज़रा, उधर से चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे ही है, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन, मक्खन लाए कि या काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है। बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तो मैं पकड़ा दूँगी, एक हाथ चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो लड़के वाले आने वाले हैं उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छे से यानी सब कुछ रेडी किया है। तो यहाँ पर उन्होंने मिठाई वगैरह सब यानी टोस्ट वगैरह ये सब चीज़ें रखी है, मगर मक्खन नहीं आया है, तो वो इस पर बहस कर रहे हैं कि मक्खन कौन लाएगा। तो यहाँ पर नौकर को मक्खन के लिए भेजा जाने वाला है, वो लोग रतन जो है वो है नौकर। ठीक है बच्चों, तो रतन को मक्खन के लिए भेजा जाने वाला है, और जो गाना बाजा जो भी है यानी लड़की के लिए कहा जाएगा कि गा कर दिखाओ या बजा कर दिखाओ, तो वो भी वहाँ पर उन्होंने हारमोनियम वगैरह वो सब ला के रख दिया है, तो उन्हें अभी ज़्यादा काम नहीं है। तो इसलिए प्रेमा कह रही है कि काम ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पर, तुम रतन को भेज ही दो मक्खन लाने के लिए, अपना सब होने तक रतन आ ही जाएगा। उसके बाद रामस्वरूप कह रहा है, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही है, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। यहाँ पर रामस्वरूप कह रहे हैं हाँ 2 ही तो लोग हैं, एक खुद यानी लड़का और दूसरा उसका डैडी मीन्स हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और उनका दूसरा लड़का। जो लड़के वाले हैं उनका नाम क्या है, लड़के के पिता का नाम गोपाल प्रसाद है, उनका बेटा है, तो 2 ही लोग वहाँ पर आने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा यानी अपनी बेटी से कहना कि थोड़ा ठीक तरीके से आए, क्योंकि ये लोग थोड़े ऐसे ही है, मुझे तो उनके विचारों से यानी गुस्सा आता है, मगर क्या करें, ये लोग खुद इतने यानी पढ़े लिखे हैं, मगर ये चाहते हैं कि उनकी जो बहू हो, जो लड़की हो देखना है वो कम पढ़ी लिखी हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेमा और लड़का। रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। तो यहाँ पर रामस्वरूप कह रहा है हाँ लड़का भी वैसा ही है, वो बीएससी पढ़ रहा है और अभी मेडिकल कॉलेज में है, और वो भी अपने डैडी के जैसा ही, उसके भी विचार वैसे ही है, क्या करूँ अपनी मजबूरी है इसलिए सुनना पड़ रहा है, वरना मैं तो इन्हें बहुत कुछ सुनाता। रतन, जो अब दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है रतन, कोई आते हैं। तो जो रतन जो है नौकर, वो दरवाजे के पास खड़ा था, जल्दी जल्दी अंदर आता है और बाबूजी करके पुकारता है। तो रामस्वरूप कहते क्या हुआ, रतन कहते कोई आया है। ठीक है, तो फिर रामस्वरूप कह रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे। दरवाजे से बाहर झाँक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे प्रेमा वे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यही खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा,
उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, उह, यह बाजा वह नीचे ही लगा दिया कमबख्त। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जैसे ही नौकर कहता है कि वो लोग आ गए हैं तो रामस्वरूप गड़बड़ में भड़बड़ा कर अंदर आता है और अपनी बीवी को कहता है, देखो वो लोग आ भी गए और ये बेवकूफ़ अभी तक यहीं पे खड़ा है, जल्दी जाके माखन लेके आओ, बाहर के दरवाजे नहीं अंदर के दरवाजे से जाओ ताकि तुम उसे दिखो ना। यहाँ पर रामस्वरूप कह रहा है कि अपने बेटे को थोड़ा समझा दो कि ताकि थोड़ा तरीके से आए और गा भी दे। ठीक है बच्चों, ये कहते हुए अंदर ही आता है तो उसकी धोती इसमें फंस जाती है, बाजे में फंस जाती है। तो वो कहता है, अरे ये कमबख्त। प्रेमा कहते हैं, अरे ये कमबख्त यहाँ पर ही बाजा लगा के गया, ऊपर भी उठा के नहीं रखा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक सब आपको समझ में आ गया कि जो लड़का है, लड़का और लड़की, दो ही लोग आने वाले हैं, लड़का और लड़के के पिताजी दोनों लोग ही आने वाले हैं, उनके लिए इतनी यानी सब खुशामदी हो रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे क्या होता है हम लोग पेज नंबर 66 पर देखेंगे। तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, आई आई, बाबू गोपाल प्रसाद और उसके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोग चतुराई टपकती है, आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस नीर उपरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी हुई झुकी कमर उनकी खासियत है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लड़के वाले आ गए हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए वो यानी हंसते हुए एक दूसरे ने उनका वेलकम कर रहे हैं वो लोग, आइए आइए बैठिए बोल के। ठीक है, तो उनका लड़का भी जो है वो काफ़ी यानी थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है और उनकी कमर जो है वो थोड़ी झुकी हुई है। रामस्वरूप कहते हैं अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ इधर तशरीफ़ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। क्या होता है, बाबू गोपाल जो है वो बैठते हैं मगर बेंच जो होता है वो घिसट पड़ता है। तो कहते हैं, हाँ यहाँ पर बैठे रामस्वरूप, यह बेंच लाइए मुझे दीजिए। वो कहते हैं, यह बेंच मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई। वो कहते हैं कि आपको घर ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद कहते हैं खाकर मुझसे थोड़ा हंसकर कहते हैं, नहीं टांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता है कैसे नहीं। उन्होंने कहा, नहीं टांगे वाला जो है मिर्च चलाने वाला वो जानता था और मिलता कैसा नहीं, हमें तो यहीं पर आना था ना। रामस्वरूप कहते हैं हंसते हुए, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यो कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हाँ यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हाँ सेवक हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखावित होकर, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियाँ है। शंकर जी कॉलेज की छुट्टियों में नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताइए। इन लोगों की इसी उम्र से सारी बीमारियाँ सताती है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ जाते थे, मगर फिर जो खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत खेल वगैरह भी होते हैं स्कूलों में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लड़के की एंट्री हो गई है और जो रामस्वरूप है उन्होंने उन्हें बहुत ही यानी आदर से सत्कार से घर में बुलाया है, बिठाया है। और शंकर जो है, जो लड़का है, जो लड़की को देखने के लिए आया है, तो यहाँ पर उनकी यानी बातें हो रही कि पहले का ज़माना कैसा था, पहले यानी वातावरण कैसा होता था।
है ना। और उन लोग यानी अभी का कंपेयर कर रहे कि बच्चा भी ये उम्र में यानी बीमार हो जा रहे हैं, हम यानी वो बता रहे कि हमारे टाइम पे तो कितना अच्छा था, हम लोग तो इतने यानी 40-40 कचौरियाँ खा लेते फिर भी हमारा पेट यानी जैसा का वैसा रहता था, हमारी पाचन शक्ति अच्छी थी। तो यही सब बातें पहले की चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं और याद कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम लोग पेज नंबर 67 पर देखेंगे। मैं तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हुए, रामस्वरूप जी हाँ जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी, हा हा हा। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था। फर्राटी की आजकल MAB मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना, हाँ। शंकर भी हंसने लगता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ तरीके बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस बिज समझकर, और अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सच सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। रामस्वरूप हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का, हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ, हाँ। माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान भी हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खांस कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल, झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय का ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात कर रहे हैं कि उनके टाइम का ज़माना यानी उनका समय कैसा था। वहाँ पर वो टाइम पर वॉलीबॉल नहीं होता था, बास्केटबॉल, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, मगर हॉकी होता था। मगर इसके बावजूद भी लोग कैसे थे, बच्चे जो थे मजबूत होते थे, कोई भी उन्हें कमज़ोर नहीं कह सकते थे। ठीक है बच्चों, पढ़ाई के बारे में भी वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उस टाइम का मैट्रिक जो है वो MA के बराबर होता था। तो दोनों यहाँ पर कह रहे हैं कि उस टाइम का ज़माना कुछ और ही था। उतने में फिर जो गोपाल है वो बात चेंज कर यानी बिजनेस की बात करेंगे बोलकर कहते हैं। तो यहाँ पर जो रामस्वरूप है थोड़ा चौंक जाते हैं, बिजनेस मतलब, मगर फिर उन्हें समझ में आता है कि शायद ये रिश्ते की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं आप बैठिए, मैं आता हूँ, कहकर वो अंदर जाते। तभी गोपाल और उसका बेटा जो है वो बात करते हैं कि घर बार तो अच्छा दिख रहा है, आदमी भी ठीक ठाक दिख रहा है, चलो लड़की देखेंगे कैसी है, कहकर ये लोग बातें करते हैं। उतने में शंकर जो होता है वो झुक कर बैठा था। उसके पिताजी उसे कहते हैं, तुम झुक कर क्यों बैठे हो, स्ट्रेट बैठो, हम लड़के वाले हैं, लड़की देखने के लिए आए हैं। तुम्हारे दोस्त जो है वो सही कहते हैं कि शायद तुम्हारा बैकबोन। इतना ही कहकर वो रुक जाते हैं। उतने में फिर रामस्वरूप आते हैं और हाथ में चाय और ट्रे लेकर आते हैं। चाय का ट्रे वो मेज पर रख देते हैं। उसके बाद पेज नंबर 67-8 पर देखेंगे हम लोग, 68 पर देखेंगे क्या हुआ है। आखिर आप माने नहीं रामस्वरूप, चाय प्याले में डालते। हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाती है, तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप, हाँ, कहते तो आप सही है, प्याला पकड़ाते। शंकर खंकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, हूँ, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या।
गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी न करेंगे। अब शर्त यह है कि अब हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसे उठाते हैं। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखाबदियत होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाए, मगर घर की औरतों तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायज़ा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायज़ा क्या मिलना, क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया बस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वो लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं और चाय के बारे में यहाँ पर वो लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। हर एक औरत या लड़की अपनी खूबसूरती के अनुसार अगर अपने ऊपर टैक्स लगाए तो वो लोग, यानी सरकार की अच्छी आमदनी हो सकती है। यही सब बातें यहाँ पर वो कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो शंकर के पिताजी वो कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि लड़की हमें खूबसूरत चाहिए, आपकी लड़की तो खूबसूरत है ना। तो गोपाल प्रसाद कह रहे हैं, हाँ आप देख ही लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर रामस्वरूप कह रहे हैं कि जो यानी उनकी कुंडली वगैरह वो सब तो मिल गई। तो कह रहे हैं हाँ, भगवान के सामने रख दिया, वो तो मिलना ही था। क्योंकि ये सभी यहाँ पर बातें हो रही हैं। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 69 पर देखेंगे। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी ही नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल भी नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA में तक पढ़ाया तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछे इन अक्कल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरत भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, तो पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों से ही है। रामस्वरूप शंकर से, चाय लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, चाय लीजिए आप। गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताए वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट खाता भी नहीं। रामस्वरूप मेज पर एक तरफ सरका देते, फिर अंदर से दरवाजे की तरफ मुंह कर ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाओ। जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमाती है, सादगी के कपड़े गर्दन झुकी हुई। बाबू
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है कि उनकी कुंडली मिलने के लिए उन्होंने कहा है कि भगवान सामने रख दिए तो हो गया, वो तो अपने आप मिल जाएगी, ये सब वो बातें करते हैं। उसके बाद सब कहते हैं कि गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई का तो ठीक है ना, मैंने जो सुना है वो सही है ना। तो रामस्वरूप चौकर कहते हैं क्या सुना आपने तो पढ़ाई के बारे में। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ आपको पढ़ी लिखी बहू तो नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, हमें कौन सा उससे ड्यूटी कराना है या कोई जॉब कराना है, तो हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। अगर सब लड़कियाँ यानी लड़कों के ज़्यादा पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स में अगर चले गए तो गृहस्थी कैसे संभलेंगी, उनके विचार ऐसे हैं। तो वो यही सब बातें कह रहे हैं। फिर थोड़ा नाश्ता वाश्ता के बारे में के लिए रामस्वरूप उन्हें कहते हैं। उसके बाद सब होने के बाद वो कहते हैं कि बस अभी हो गया, थोड़ा लड़की को बुला दो बोल के वो कहते हैं। तो रामस्वरूप आवाज़ लगाते हैं कि थोड़ा पान लेके आए। तो उनकी जो बेटी है उमा वो हाथों में पान की तश्तरी लेकर हुए आती है। उनकी गर्दन जो है नीचे झुकी होती है, कपड़े एकदम सादगी के मीन्स नॉर्मल कपड़े होते हैं सिंपल से, और वह अंदर से बाहर आती है। उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे पेज नंबर 70 पर। गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप हाँ 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 यही, हाँ हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा। रामस्वरूप जरा सक पकाकर जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुगनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। रामस्वरूप नहीं साहब, हुआ तो मैंने अर्ज़ किया ना। गोपाल प्रसाद हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है रामस्वरूप जी? हाँ सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई गानी शुरू कर देती है। स्वर में जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छी गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ी और बैठी रहो। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी की? उमा चुप। रामस्वरूप हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, वह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ 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 ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उमा की एंट्री होती है। उमा बहुत ही यानी सिंपल सी सादगी वाली रहती है। उसे देखकर यानी सब लोग यानी दोनों बाप बेटे देखते हैं, मगर जैसे ही वो ऊपर देखती है तो उसकी आंखों पर चश्मा होता है। तो चश्मा देखकर दोनों एक साथ कहते हैं चश्मा। तो रामस्वरूप कहते हैं कि उसे पिछले यानी हफ्ते क्या हो गई थी, 2 आँखें आ गई थी, मीन्स उसकी आँखें आ गई थी, तो उसकी वजह से उसे लगाना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो आँखें आना मतलब ऐसा होता है कि देखो आँखों में से बहुत पानी आता है, और उनकी आँखें हम देखते तो हमारी भी आँखों में से पानी आता है। ठीक है बच्चों, तो उनकी आँखों में अगर आँखों की तरफ हम लोग देखते तो हमारी आँखों में भी पानी आता है और सर दर्द होता है, तो उसी को कहते हैं आँखें आना। ठीक है बच्चों, तो इसलिए उसने चश्मा लगाया, उसके पिताजी उसे ऐसा कहते हैं। तो दोनों बाप बेटे संतुष्ट होते हैं और थोड़ा देर बैठ जाते हैं शांति से। तो फिर वो कहते हैं कि इसे कुछ गाना वाना आता है, इसका चाल वाल तो ठीक है, अच्छे से चलती है, ठीक है, तो कुछ गाना वाना आता है क्या बोल के वो पूछते हैं। तो वो यानी गाना भी गा कर बताती है। ठीक है बच्चों, तो उनको गाना भी बहुत पसंद आता है। वो कहते हैं कि तो आपकी बेटी का आवाज़ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाती है, पेंटिंग वेंटिंग भी जानती है क्या कहकर। तो रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ ये देखिए जो कुत्ते की पेंटिंग निकाली हुई है उसी ने निकाली हुई है बोलकर वो कहते हैं।
सिलाई के बारे में पूछते हैं तो कहते कि हाँ पूरा घर का सिलाई वही कहते हैं। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 71 पर देखेंगे। गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं। उमा चुपचाप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से हाँ ज़रा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तो तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते। उमा 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबू। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे पूछे कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां है जिन्हें कमाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछे कि अपनी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए हैं। शंकर बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और नाप के पुत्र की तरह ताक झाँक करता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछे कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुँह छिपा कर भागे थे। रामस्वरूप उमा गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी हुई। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास, उफ गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चले। दरवाजे की ओर बढ़ते। उमा जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लड़के बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल यहाँ पर यानी उमा बता रही है कि उसके लड़के यानी उनके लड़के कैसे हैं, यहाँ पर वो बता रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है कि उमा कह रही, यहाँ पर उमा गाना गाती है, सब करती है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते तो उमा आंसर नहीं देती है, रामस्वरूप ही हर एक क्वेश्चन का आंसर देता है। ठीक है बच्चों, तो इस पर गुस्सा होकर गोपाल प्रसाद जो है वो कहते हैं अरे अपने बेटी को भी तो बात करने दो। तो यहाँ पर चौंक कर उसकी बेटी आंसर देती है। मीन्स उमा कहती है कि मैं क्या जवाब दूँ, जब यानी बाज़ार में कुर्सी टेबल बेचे जाते हैं तो कोई कुर्सी और टेबल से तो ना पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है या आपको कितने में बेचना है। तो मेरी भी हालत उस तरीके की है। और यहाँ पर उमा बहुत गुस्से में यानी उनके बेटे के बारे में भी बोलती है कि वो लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल का चक्कर मारते हैं, उनकी आदतें बहुत बुरी है ना। और नौकरानी के यानी पैर छूकर उन्हें भगाया गया है, देखो यानी उनके बारे में बहुत गलत बोलती है। जो भी उसके साथ हॉस्टल में होता है, उस पर से गोपाल प्रसाद को पता चल जाता है कि उमा जो है वो पढ़ी लिखी है, वो भी हॉस्टल में उसने पढ़ाई की है। तो ये सब चीज़ों से गोपाल प्रसाद को गुस्सा आता है और वो कहता है कि आप लोगों ने तो हमसे बहुत कुछ झूठ बोला है, अभी हम लोग यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुकेंगे, जाएंगे। उतने में उमा कहती है जाकर थोड़ा पता कीजिए कि आपके बेटे का बैकबोन है या नहीं। ये कहकर वहाँ से वो लोग गुस्से में चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 72 पर देखेंगे। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा उमा रो रही है,
यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबू जी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है कि उमा रोती है और जो गोपाल प्रसाद और उनका बेटा है वो भी बहुत गुस्से में यानी रोते रोते बाहर निकलते हैं। उतने में जो नौकर है रतन, वो मक्खन लेकर आता है और कहता है बाबूजी ये लीजिए मक्खन। बस सब होने के बाद रतन आता है और ये सब होते ही पर्दा गिरता है, मीन्स नाटक समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया है। यानी जो लोग भी ऐसे सोच रखते हैं कि यानी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, उसे जॉब नहीं करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ी नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसने घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, तो ऐसे ही लोगों के विचारों के लिए यहाँ पर यह लेसन हमें दिया गया है ताकि हमारे विचार बदले, हम लोग भी लड़का और लड़की में कोई भेद ना करें, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई भेद ना करें। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा लेसन है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न हम रीड करेंगे। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं, क्योंकि समय के बदलाव के साथ साथ लोगों के विचार में भी बदलाव आ रहे हैं। इसी बदलाव के कारण सभी को यह कहने में मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारे ज़माने में ऐसा था। मशीनी युग का प्रभाव भी इस विषय में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। गाँव का वातावरण दूर होकर शहरी जीवन आ गया है, इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हैं। उस पर ज़माने में लड़की को देखना, उससे संगीत सुनना आदि के बाद शादी पक्की करते थे, लेकिन आज matrimony.com से भी शादी पक्की कर रहे हैं। तब मैट्रिक पढ़ना ही महान समझते थे, लेकिन आज घंटों तक कुर्सी को पकड़कर तरह तरह की पढ़ाइयाँ पढ़ रहे हैं। खान पान की तस्वीरें में भी बहुत बदलाव आए हैं। इतने सारे बदलाव के कारण लेखक वर्तमान समय के बार बार तुलना करते हैं। यह कुछ हद तक तर्क संगत ही है। दूसरा प्रश्न हम रीड करेंगे। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन जब उसकी शादी की बात आती है तब लड़के वालों से कहते हैं कि उनकी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि लोग पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शिक्षित लड़की उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी, बात बात पर नखरे करेगी, विरोध ही करेगी, प्रश्न करेगी तथा उन्हें चुनौतियाँ देगी। उच्च शिक्षण दिलाना पवित्र कार्य होने पर भी समाज समय की बिछड़ी मनोभावना के कारण विवाह के समय रामस्वरूप को उमा की पढ़ाई के बारे में छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह लड़कों वालों के सामने खूब सज संवर कर सुंदर रूप में पेश आए। वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का इस्तेमाल करे, उनसे अच्छी तरह से बातचीत करे, अपने व्यवहार से उनका मन जीत ले, उनके आगे हर विषय में कार्यकुशल रहे। एक बाप ने नाते सब बातें तो उचित है, लेकिन विवाह का रिश्ता तो हमेशा विश्वास से जुड़ा रहता है। केवल उस दिन ऐसा दिखावा और ढोंग करेंगे तो ऐसा रिश्ता हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं रहेगा। इसलिए समय के अनुसार बदलकर ढोंग रखना उचित नहीं है। चौथा प्रश्न हम देखेंगे। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों की समान रूप से अपराधी है? अपने विचार लिखिए।
गोपाल प्रसाद शादी के लिए रिश्ते की शुरुआत ही बिजनेस शब्द से करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि शादी को बिजनेस मानते हैं। वे पढ़ी लिखी बहू को नहीं चाहते। उनका विचार यह है कि पढ़ी लिखी बहू उनका विरोध करेगी, नखरे करेगी और उनकी बात नहीं मानेगी। यह है कि पढ़ी लिखी बहू उनका विरोध करेगी और क्या करेंगी, उनके नखरे करेगी और उनकी बात नहीं मानेगी। वे बहू को एक ऐसा साधन समझते थे जो घर का हर काम संभाले, पकवान, सिलाई, बुनाई आदि कामों में उनका फ़ायदा करे। इन सब बातों से उनकी घटिया सोच मालूम पड़ती है और वे अपराधी लगते हैं। दूसरी ओर एक राम स्वरूप है जो लड़की को उच्च शिक्षा दिलाकर भी शादी का रिश्ता तय करने के समय उसे कम पढ़ी लिखी बताते हैं। लड़के वालों को के सामने कमज़ोर बनते हैं, लड़की को उनके सामने अच्छी बनने की सीख देते हैं। मेरे विचार में लड़के वालों के सामने दिखावा करने के लिए सोचना भी अपराध ही है। 5वां प्रश्न हम देखेंगे, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को इनमें से कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, कारण बताइए। शंकर अपने पिता के साथ लड़की को देखने के लिए जाता है। वह व्यक्तित्वहीन है, उसके लिए अपनी सोच नहीं है। पिता की हर बात पर हाँ हाँ करता रहता है, पिता से डरता है, उसकी अनुचित बात पर भी हमेशा सहमत करता है। एक बार लड़कियों के हॉस्टल में जाकर मार खाता है। उसमें इस तरह के अवगुण भरे हैं। अपने निजी मत स्थान महत्व पर टिकाऊ न रहकर अच्छे बुरे का ज्ञान छोड़कर पिता के इशारों पर नाचने वाले शंकर जैसे लोगों की ज़रूरत समाज को नहीं है। शंकर जैसे दुर्बल चरित्र वाले युवाओं से परिवार एवं समाज का स्वरूप विकृत हो जाएगा। उमा पढ़ी लिखी, बहादुर, स्वाभिमानी और निडर है। वह समाज के ठेकेदारों की कलई खोल सकती है, सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है। वह और उसके पिता से वह ठटकर बातें करती है। वह प्रसाद जैसे लोगों की गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करती है। समाज को इस तरह की सुरक्षित लड़की की ज़रूरत है। 6वां प्रश्न हम देखेंगे, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर्ग का व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो उसके पिता की इतनी हिम्मत न होती कि वह 2 पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठकर बेकार की बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। अनपढ़ बहू तो गोपाल प्रसाद को चाहिए, लेकिन शंकर को नहीं। पिता की हर बात को मानते हुए कायर बनने के कारण उसे रीढ़ की हड्डी के बिना बताया गया। इस तरह से एकांकी का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, लिखिए। रीढ़ की हड्डी उद्देश्य पूर्ण एकांकी। इसका उद्देश्य है नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना। आजकल के लोग पढ़ी लिखी बहुओं को स्वीकार नहीं करते, वे बहु इच्छाओं के नखरे समझते हैं। लेखक इस पाठ में उमा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बहुएं कुर्सी मेज की तरह बिकाऊ माल नहीं है, उनका भी दिल होता है, पढ़ाई करना पाप नहीं है। इस एकांकी में राम स्वरूप जैसे पिताओं को भी शिक्षा दी गई है कि बेटी की शादी के नाम पर कमज़ोर न बने, हर हाल में सच्चाई के लिए लड़े, वे छल कपट की शेष दुनिया से के कपट जाल में स्वयं को न डाले। शंकर और गोपाल प्रसाद जैसे लोगों को सबक सिखाने में एकांकीकार पूरी तरह सफल रहे। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।